नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की क्विज, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसके 2 भाग बनेंगे और आज उसका है पहला भाग। ठीक है भी, चलते हैं आज की इस क्विज पर, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके लिए हैं और आंसर देने का ज़रूर प्रयास करना और घर पर इस चैप्टर की बुक से स्टडी भी कर लेना। ठीक है मित्रों, चलते हैं आज की इस क्विज पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा? पहला क्वेश्चन, रक्त में रुधिर कणिकाओं का प्रतिशतता कहलाती है। ब्लड कॉर्पसल्स परसेंटेज इन ब्लड क्या कहलाती है बच्चों? एनीमिया, थ्रोम्बोसिस, हेमेटोक्रिट या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, एनीमिया क्या है बच्चों? एनीमिया क्या है? आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। आरबीसी की कमी कई कारणों से हो सकती है, जैसे आयरन की कमी, ठीक है, कुछ विटामिन्स जैसे B6, B12, B10, इनकी कमी से आरबीसी में कमी हो सकती है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एनीमिया। थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस होता है भी, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है बच्चों। यानी कहीं ब्लड क्लॉट बना और वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद कोरोनरी धमनी, जो हमारे हृदय को ऑक्सीजन वाले रक्त की सप्लाई करती है, वहां जाके फंस जाए तो व्यक्ति को हृदय आघात हो सकता है। तो ये प्रक्रिया किससे संबंधित है? रक्त के थक्के बनने से। कोई नहीं तो फिर होगा ही नहीं भाई, ये दोनों ही गलत हो गए। तो हेमेटोक्रिट जो है, ब्लड में कॉर्पसल्स की परसेंटेज को हेमेटोक्रिट कहते हैं। और ये रुधिर कणिकाएं जो होती हैं बच्चों ब्लड में, ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, निर्माण तत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण इनकी ही कोशिकाओं से नहीं किया जाता, बोन मैरो की सेल्स करती हैं। बाकी हमारी अदर सेल्स जो हैं वो अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है डिवीजन से। परंतु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स वो बोन मैरो में बनती हैं। यानी आरबीसी का निर्माण आरबीसी के विभाजन से नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण डब्ल्यूबीसी के डिवीजन से नहीं होगा, उनको बनाया जाएगा, इसलिए फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। और इसीलिए हम कॉर्पसल्स या कणिकाओं शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित समझते हैं करने के लिए। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या कहता है? मिथाइलिन ब्लू से गहरी नीली अभिरंजित होती है। डार्क ब्लू स्टैंड बाय मिथाइलिन ब्लू। निम्न में से कौन सी ऐसी कॉर्पसल्स है जो मिथाइलिन ब्लू अप्लाई करने पर डार्क ब्लू हो जाती है, गहरे नीले रंग की हो जाती है? किसके द्वारा? मिथाइलिन ब्लू द्वारा। तो पहले मिथाइलिन ब्लू के बारे में देखते हैं। मिथाइलिन ब्लू के भी यह एक क्षारीय अभिरंजक है बच्चों। क्या है? क्षारीय अभिरंजक है, यानी एल्केलाइन स्टेनर है, यानी क्षारीय प्रकृति का है। तो क्षारीय प्रकृति के इस स्टेनर से इनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी स्टेन होगी और कौन से रंग से होगी? गहरी नीली, डार्क ब्लू। तो कौन सी होगी भी? न्यूट्रोफिल तो भाई उदासीन होती है। न्यूट्रोफिल के बारे में पूछे तो न्यूट्रोफिल हल्के बैंगनी रंग की स्टेन होती है भी, हल्के बैंगनी रंग को देती है। और इसकी खास बात यह है, ये अम्लीय प्लस क्षारीय
दोनों अभिरंजकों से स्टैंड हो सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल जो है, इयोसिन नामक अम्लीय अभिरंजक से स्टैंड होती है, इसीलिए इनको एसिडोफिल भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, एसिडोफिल। नाम से पता चल रहा है, जो एसिडिक स्टेनर से स्टैंड होगी वो एसिनोफिल या एसिडोफिल कहलाएगी। जो किसी भी एसिड या बेस दोनों से एक लाइट पिंक कलर जो है उसको देगी तो वो न्यूट्रोफिल होगी, न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल उदासीन। और रहेगी बेसोफिल मतलब क्षारीय अभिरंजक से। किससे, क्षारीय अभिरंजक से। तो क्षारीय अभिरंजक कौन है, भी मिथाइलिन ब्लू है, मैंने अभी आपको बताया। तो बेसोफिल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और कलर भी मैंने बता दिया, ये इयोसिनोफिल लाल रंग को देती है, भी लाल रंग प्रदर्शित करती है। जब इयोसिन डालोगे तो इयोसिनोफिल कौन सा कलर देगी, लाल। बेसोफिल कौन सा देगी, नीला। और न्यूट्रोफिल हल्का बैंगनी, लाइट पिंक। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर ये हो गया, बाकी के क्या हो गए बच्चों, रॉन्ग हो गए। समझ आ गया होगा। इनका नाम कई बच्चों को तो पता ही नहीं भी इनको बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन है स्टैंडिंग के बेस पर। किसके आधार पर हमने नाम दिया इनको, अभिरंजक होने के आधार पर इनको ये नाम हमने दिए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, मैक्रोफेज वृहत भक्षाणु किसका गुण है भी, जो भक्षण करे खा जाए। डाकण कौन सी है इसमें से, बड़ी डाकण। दो डाकणें होती हैं हमारी WBC में, छोटी और बड़ी। तो बड़ी कौन सी है भी, क्या क्या काम करती है। लिम्फोसाइट जो है इसका तो काम है एंटीबॉडी बनाना। और ये तो भैया समूल नष्ट कर देती है लिम्फोसाइट। तो कोई भी वायरस, कोरोना फ्रोना जो भी आ गया, लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। उसको समय मिलना चाहिए और आपकी बॉडी में होनी चाहिए एनर्जी, तो फिर लिम्फोसाइट उस समस्या का समाधान कर देगी। न्यूट्रोफिल जो है, ये बेसोफिल जो है, ये तो भाई हिस्टेमाइन, हिपेरिन, सेरोटोनिन सिक्रीट करती है भी, स्त्रावित करती है बेसोफिल। यानी एज ए मास्ट सेल भी है। क्या है, मास्ट कोशिकाओं की तरह है। और ये मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है बच्चों। कहाँ पाई जाती है, संयोजी ऊतकों में। कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं मास्ट सेल। और इन मास्ट सेल का काम होता है हिपेरिन सिक्रीट करना। और हिपेरिन क्या काम करता है, रक्त के थक्के बनने को रोकता है। यानी कहीं बहता हुआ रक्त हमारी वाहिकाओं में जम न जाए तो उसको रोकता है हिपेरिन। अब बात आ गई न्यूट्रोफिल की, तो दो बच गए हमारे पास, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये दोनों ही भक्षकाणु गुण रखती हैं भी। कैसा रखती हैं, भक्षकाणु, भक्षण करने का। और WBC में ये मोनोसाइट जो है ये है वृहत भक्षाणु, बड़े आकार की, सबसे बड़ी WBC भी है, सबसे बड़ी WBC। और इसको मैक्रो पुलिसमैन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मैक्रो पुलिसमैन, बड़े पुलिसकर्मी, बड़े पुलिसकर्मी। और न्यूट्रोफिल जो है ये बच्चों है माइक्रो पुलिसमैन। क्या है, माइक्रो पुलिसमैन है भी। क्या है भाई, माइक्रो, छोटे पुलिसकर्मी। सबसे पहले आक्रमण यही करते हैं जो भी आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट नहीं। न्यूट्रोफिल छोटे भक्षकाणु हैं। बेसोफिल मास्ट कोशिकाओं की तरह कुछ पदार्थों का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सर्वाधिक संख्या व सबसे कम संख्या वाली WBC है, लार्जेस्ट नंबर वाली और स्मॉलेस्ट नंबर वाली WBC पूछी है। तो भाई संख्या के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर कौन सी ज्यादा है, परंतु यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों, भी पहले हमें लार्जेस्ट नंबर वाली बतानी है और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर वाली बतानी है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है। जैसे कि मैं कई बार क्वेश्चन, ज्यादातर बुक में लिखा होता है RBC अनुपात WBC, और ये अनुपात होता है बच्चों 600 अनुपात 1। पर यदि क्वेश्चन में आपने दे दिया, क्वेश्चन में आपने पूछ लिया WBC अनुपात RBC, तो बच्चे फिर भी 600 अनुपात 1 ही कराते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में फिट बैठ गई है। और हमें फिट नहीं बिठानी कोई बात, हमें देखना है भी पूछ क्या रहा है। पहले RBC दिया तो उसका लिखना है, फिर WBC, यहाँ पे WBC दिया तो पहले इसका लिखना है। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो भी, सर्वाधिक संख्या बेसोफिल तो सबसे कम संख्या वाली है, तो गलत। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा संख्या वाली है, परंतु लिम्फोसाइट नहीं है, क्योंकि सबसे कम कौन है, बेसोफिल, तो ये सबसे ज्यादा। अब हमें ये पता करना है भी पहले ऑप्शन में न्यूट्रोफिल कहाँ है और अंतिम ऑप्शन में बेसोफिल किसमें है। तो न्यूट्रोफिल पहले यहाँ है और बेसोफिल यहाँ है, तो ये आंसर हमारा राइट हो गया, बाकी के क्या हो गए, गलत हो गए। कितनी की मात्रा है, ये न्यूट्रोफिल 60 से 65% होती है अभी, और ये होती है बच्चों 0 से 1%, 0 से 1%। फिर लिम्फोसाइट लगभग 20% के आसपास होती है, और ये जो मोनोसाइट हैं 2 से 10% के आसपास होती है। ठीक है, तो बेसोफिल सबसे कम संख्या वाली WBC है और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा संख्या वाली WBC है। तो ध्यान रखना, टोटल WBC की मात्रा कितनी होती है, ये होती है 6000 से 10000 पर mm³ प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। तो आगे चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछिए भी, हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन इन ब्लड, परंतु सबको याद है भी 12 से 16 ग्राम होता है जी, 12 से 16 ग्राम होता है। कईयों को तो सिर्फ इतना याद होता है 12 से 16 होता है, आगे भी नहीं पता ग्राम होता है, परंतु कईयों को, ज्यादातर लोगों को पता है 12 से 16 ग्राम होता है, पर उससे आगे की यूनिट नहीं पता कितने में, टोटल में, पर यूनिट में, पर 100 ml में, पर 500 ml में, कितने में। तो ये बात जो है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर सब में सेम है, नंबर क्या है, सब में सेम है बच्चों। तो देखो 15 ग्राम पर लीटर गलत, 15 ग्राम पर टोटल ब्लड ये तो बिल्कुल ही गलत, 15 ग्राम पर यूनिट ये भी गलत। तो 15 ग्राम पर DL, DL का मतलब क्या है, DL का मतलब होता है बच्चों डेसीलीटर, डेसीलीटर, और 1 डेसीलीटर के अंदर बच्चों होता है 100 ml। तो आपको यहाँ पे 100 ml भी दे सकता था, 15 ग्राम प्रति 100 ml, और ये 15 इसलिए सुना है, बीच का सा नंबर है, ये चुन लिया ताकि बच्चों को पता लगे, बच्चों का अब ये आगे उनको पता है कि नहीं पता, सिर्फ यहाँ तक ही अटकी हुई है गाड़ी, आगे भी पता है या नहीं पता। तो 100 ml जो है वो किसके बराबर होता है, 1 डेसीलीटर के, और इसीलिए 15 ग्राम पर 100 ml या पर डेसीलीटर। यहाँ पे एक कंफ्यूजन और भी होता है, कई बार अगला पूछ लेता है RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता, परसेंटेज पूछ ले RBC में हीमोग्लोबिन की, तो बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, वो तो पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन पूछ रहा है जी 12 से 16, तो इसमें 15% ऑप्शन दे दे मान लो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया 34%, तीसरा ऑप्शन दे दिया कोई मान लो 50% या
चौथा ऑप्शन दे दिया 5%। तो फिर भी अब ये नहीं देख रहे भी आरबीसी में हीमोग्लोबिन परसेंटेज पूछिए, वो तो देख रहे हैं भी ये पूछा है भी रक्त में हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखना आरबीसी में 34% तक हीमोग्लोबिन होता है और ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रखती है आरबीसी, इसीलिए इसके अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये कोशिकांग लुप्त हो जाते हैं भी। क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रखती है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, और रक्त में किस में पाया जाता है बच्चों? आरबीसी में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज आरबीसी formed in embryonic stage। तो कौन करता है अभी? देखो, अगर हम मैच्योर अवस्था में पूछें भी, मनुष्य के अंदर हम डायरेक्ट पूछे भी मनुष्य जन्म लेने के बाद, तो ये अस्थि मज्जा में बनती है भी। आरबीसी अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में बनती है, लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है भी? अस्थि मज्जा में। परंतु एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो अभी तक वो बने नहीं, बोन मेरो डेवलप हुई नहीं, तो उस समय आरबीसी कौन बनाएगा बच्चे में? तो यकृत बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा जी। लीवर भी बनाता है, प्लीहा भी बनाती है, और थाइमस भी बनाता है। यहाँ पे ये जो प्लीहा है ये बड़ी शानदार है, ध्यान रखना। ये आरबीसी का कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान। आरबीसी का मुसाना, आरबीसी का मुसाना है, या इसको कह सकते हैं ये ब्लड बैंक भी है। अगर एक्स्ट्रा आरबीसी बन जाए तो वो इसमें स्टोर भी रहती हैं, और आरबीसी डिस्ट्रॉयर भी जाके किस में होती हैं? स्प्लीन में, प्लीहा में। एक नाम और है इसका, उसको बोलते तिल्ली, तिल्ली नाम है कॉमन भाषा में, तो ध्यान रखना तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन एक ही नाम है। और ये तीनों एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीजन व आरएच कारक कहां पाए जाते हैं? एंटीजन क्या करते हैं? एंटीजन और आरएच कारक। एंटीजन रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, या मैं ये कहूं भी ये ज्यादा उचित होता भी रक्त समूह निर्धारण करने वाले एंटीजन और आरएच कारक कहाँ पाए जाते हैं? तो और आरएच कारक क्या करते हैं भी? ये आरएच फैक्टर जो है ये आपका ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका निर्धारण करते हैं भी। आप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या। ये आरएच शब्द रेसस बंदर से लिया गया था बच्चों, रेसस बंदर से। ठीक है, और आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी भी, लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी। तो ये तो वो हैं जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बताते हैं, और एंटीजन वो हैं जो आपका ब्लड ग्रुप बताते हैं भी, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। और इन एंटीजन का निर्माण, ये भी ध्यान रखना, इन एंटीजन का निर्माण नौवें गुणसूत्र के, नंबर भी बता रहा हूं मैं भी, नौवें गुणसूत्र के 3 जीन IA, IO, IB करते हैं।
और इन 3 में से मनुष्य में किसी एक मनुष्य में 2 जीन हो सकते हैं इन 3 में से, और इन दोनों के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुप बनता है, ए है या बी है या ए बी है या ओ है। तो ये एंटीजन बनाता कौन है? 9वें गुणसूत्र के जीन। और ये पाए कहाँ जाते हैं एंटीजन और आरएच कारक? ये पूछा है, प्लाज्मा में नहीं होते जी, WBC की सतह पर नहीं होते, प्लेटलेट की सतह पर नहीं होते, ये RBC की सरफेस पर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? ये RBC के सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय मोनोसाइट। मैंने आपको बता दिया अभी मैक्रोपोलिस मैन है बच्चों। मैक्रो का मतलब होता है बड़े। बेसोफिल आपको मैंने बता दिया हेपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन इत्यादि का स्त्रावण करती है। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, बनाती नहीं है। क्या करती है बच्चों? मदद करती है। और हमें यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है बनाती कौन है, तो बी लिम्फोसाइट बनाती है। कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट। बड़ा ही शानदार प्रोसेस है बच्चों, कभी समय होगा तो किसी क्लास में बताऊंगा बी लिम्फोसाइट किस प्रकार से एंटीबॉडी बनाती है। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे इवन मतलब कोरोना, ये कोई स्वाइन फ्लू, कोई भी वायरस, बैक्टीरियल डिजीज, इवन आपको सांप भी काट गया तो भी एक प्रयास जरूर करती है, पर इसको समय नहीं मिलता, वो एक अलग बात है। अगर इसको समय मिल जाए तो ये किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना सकती है और हमें यही सुरक्षा देती है। हम जो मेडिसिन लेते हैं वो एक सप्लीमेंट्स हैं, सपोर्टिव हैं, सहायक हैं। ठीक है, तो असली निवारण कौन करती है? हमारे अंदर ही पाए जाने वाली लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट। और ये हमारी सेना है, आर्मी है। ये तो पुलिस है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल छोटे मोटे आक्रमण को तो रोक सकती है। कोई खतरनाक आतंकवादी हमला हो जाए तो ये सेना ही बुलानी पड़ती है, और सेना जो है फिर उसको समूल नष्ट कर देती है। पर सेना के लिए सप्लाई अच्छी होनी चाहिए हथियारों की। तो वो हथियार हमारे अंदर कहाँ से आएंगे? अगर आप अच्छी डाइट्स लेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, तो आपका बॉडी का एनर्जी सिस्टम मेंटेन रहेगा और आपकी लिम्फोसाइट धड़ाधड़ एंटीबॉडी बनाती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लेटलेट्स की क्रांतिक संख्या है, क्रिटिकल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। नॉर्मल संख्या कितनी है भाई बच्चों? नॉर्मल संख्या कितनी? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ प्रति घन मिलीमीटर, और बहुत ही फ्लक्चुएट होती है। वेरिएशन इतना है, कभी ज़्यादा कभी कम, ढंग से सोए नहीं, काम ज़्यादा कर लिया, डाइट अच्छी नहीं ली तो कम हो जाएगी, अच्छी डाइट ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगी। फंक्शन क्या है? फंक्शन चोट लगने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट कारक 3 भी बोलते हैं इसको भी, प्लेटलेट फैक्टर 3 का स्त्रावण करती है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है भी, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। प्रोटीन में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेंगू होने पर इनकी संख्या तेजी से घटती है भी। डेंगू होने पर इनकी संख्या तेजी से कम होती है। बहुत रैपिड डिक्रीज
होता है इसके अंदर, खतरनाक तरीके से कम हो जाती है, 20,000 तक भी आ जाती है। पर ये बोल रहा है क्रिटिकल, कितनी संख्या को हमने खतरनाक माना है इसकी, 20 से कम नहीं होनी चाहिए जी, आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। तो 1.5 लाख तो बहुत है जी, तो गलत हो गया। 3.5 लाख तो नॉर्मल है, 10,000 तो खतरनाक स्थिति बिल्कुल ही आ गई, जिसको प्लेटलेट्स देनी पड़ेगी। तो राइट आंसर है 40,000। क्रिटिकल नंबर इसको हमने डिसाइड किया है भी, ये अब एक मतलब इंडिकेशन है भी, अब आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये डेंगू कोरोना से भी खतरनाक है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक हीमोग्लोबिन अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हाउ मच मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के अटैच कर सकता है अपने साथ? तो बताओ भाई कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, राइट आंसर 4। तो एक हीमोग्लोबिन अणु जो है अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणु को जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से एफिशिएंसी निकलती है। तो इस प्रकार से 100 ml रक्त जो है, 100 ml रक्त 20 ml O2 का परिवहन कर सकता है। 100 ml रक्त जो है 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। ये परसेंटेज पूछे भी 100 ml रक्त की कितनी एफिशिएंसी है, तो 20% डायरेक्ट 20% ऑक्सीजन आराम से ले जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भी 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन होता है 100 ml रक्त में। तो ये 12 से 16 ग्राम कितनी 20 ml ऑक्सीजन को इजीली ले जाता है। तो यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 मॉलिक्यूल अटैच कर सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। विच प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म? प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो प्रतिरक्षा की भूमिका भी निभा लेती है? तो आपको पता है प्लाज्मा जो है इसकी कुल मात्रा जो है रक्त में कुल ये लगभग बच्चों 55% होती है प्लाज्मा। और कणिकाएं जो हैं कणिकाएं कितने परसेंट होती है? 45%। तो 55% प्लाज्मा है, इसके अंदर 90 से 92% जो है बच्चों जल है। 90 से 92% क्या है? वाटर है। और 2 से 8% तक क्या है बच्चों? प्रोटीन है। 6 से 8% क्या है? प्रोटीन है। और ये तीनों प्रोटीन प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं, और तीनों की तीनों बड़ी महत्वपूर्ण है। ये लगभग 4% होती है, तो ये लगभग 2% होती है। तो इनका रेशियो 2:1 भी होता है, ध्यान रखना। एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो है 2:1 होता है। एल्बुमिन क्या काम करती है बच्चों? परासरण दाब को मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन इंपॉर्टेंट है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है भी, रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल है, सहायक है। बचगी कौन? ग्लोबुलिन। तो इसका राइट आंसर हो गया ग्लोबुलिन। ये क्या करती है? ये वायरस प्लस बैक्टीरिया, ये जो भी पॉइजन सिक्रीट करते हैं उसको खत्म करती है। जहर जो ये छोड़ते हैं उसको ये ग्लोबुलिन खत्म कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म, और ये फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त का थक्का कारक, यानी ब्लड के अंदर अगर प्लेटलेट ये
ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है, ब्लड माइनस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड माइनस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर यानी रक्त माइनस रक्त थक्का कारक, ये किसके बराबर होगा? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ओनली प्रोटीन नहीं जी, ओनली वाटर नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है इसमें। तो इसका राइट आंसर है सीरम। क्या है बच्चों? सीरम। यदि आपके ब्लड में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। आगे क्वेश्चन अगले पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्क द्वारा स्रावित वह हार्मोन जो आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस। जिस शब्द के आगे पोइसिस लग गया ना, मतलब वो बन रही है। डब्ल्यूबीसी का बनना ल्यूकोपोइसिस, प्लेटलेट का बनना भाई थ्रोम्बोपोइसिस, क्योंकि इरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसलिए एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसलिए ल्यूकोपोइसिस, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसलिए थ्रोम्बोपोइसिस। तो ये कह रहे हैं भी इरिथ्रोपोइसिस को कौन प्रमोट करता है? और ये हार्मोन जो है किडनी स्रावित करती है। तो एड्रिनलिन नहीं जी, एड्रिनलिन को एड्रिनल ग्रंथि स्रावित करती है, एड्रिनल ग्लैंड, और ये संकटमोचक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? जीवन रक्षक, इमरजेंसी हार्मोन, बड़े खतरनाक काम है इसके। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि करती है भाई। थायराइड ग्रंथि जो है इसका स्त्रावण करती है, और इसके लिए आयोडीन आवश्यक है, नहीं तो गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। तो बच गया एरिथ्रोपोइटिन। तो ये दोनों गलत हो गए। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है, ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा सीक्रेट होता है? किडनी द्वारा। और ये क्या करता है? आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर है। रक्त कैंसर क्या है? भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, परंतु अब भी इसका इलाज संभव हो गया है। ल्यूकोपीनिया क्या है भी? ल्यूकोपीनिया है डब्ल्यूबीसी की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी। ल्यूकोसाइटोसिस है डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, नॉर्मल इन्फेक्शन। सामान्य कोई संक्रमण है तो डब्ल्यूबीसी थोड़ी बढ़ जाएगी। और ल्यूकेमिया है डब्ल्यूबीसी की संख्या में, डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि, और इसी को ही कहते हैं ब्लड कैंसर। तो बाकी के ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए बच्चों। तो ल्यूकेमिया ही ब्लड कैंसर कहलाता है, और इसका इलाज है, इलाज भी है आजकल, और इलाज है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो में बनती है, बोन मेरो संक्रमित हो गया, ज्यादा बना रहा है, तो आप उसका बोन मेरो ही चेंज कर दो। उसके भाई का, पिता का, माता का, बहन का, किसी का भी सेट बैठता है, उसका बोन मेरो निकालो, और इन्फेक्टेड बंदे का बोन मेरो पहले निकालो और उसमें डाल दो। वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट है। मैंने तो आसानी से बोल दिया, पर थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 5-6 महीने व्यक्ति को लग जाते हैं, पर ठीक हो जाता है। तो इसका भी इलाज है। तो ये थी बच्चों आज की आपकी क्विज। अगली क्विज में, अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ भी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो भी धक्के से कह देना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।